जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जियोग्राफी की 25वीं क्लास लेकर आ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिंद सतपुरा श्रेणी के बारे में जानेंगे और जियोग्राफी के एक महत्वपूर्ण टर्म जो कि आप को मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, इसके पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया था आपको। इसके पहले मैंने जो है जियो सिंक्लाइन थ्योरी के बताया था। जियो सिंक्लाइन थ्योरी जो थी कोबलर ने दिया था, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसी का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आज हम लोग प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे। वो हमारी आप वीडियो दूसरी भी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने जो प्रैक्टिकली करके मैंने बताया ना, जियोग्राफी सब्जेक्ट अपने आप में एक संपूर्ण सब्जेक्ट है। मतलब कि कैसे संपूर्ण है, क्या ज्योग्राफी अभी तक आपको नहीं पता था संपूर्ण सब्जेक्ट है? चलिए आज जानते हैं कि ज्योग्राफी अपने आप में संपूर्ण सब्जेक्ट कैसे है। बस हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे आपका। जैसे जब ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो आप उसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। जब आइसोलेशन आप पढ़ेंगे, सूर्य तब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको सेल्सियस के जो फॉर्मूले होते हैं, जो हमने पढ़ा था C/5 = F-32/9 वाला फॉर्मूला, मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट की हाइट बढ़ी तो उसका टेम्परेचर घटा तो उसका टेम्परेचर घटेगा तो उसमें वाटर वेपर बढ़ेगा। तो आप देखेंगे कि फिजिक्स के कई सारे कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं टाइड, ज्वारभाटा पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग आता है, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत आता है, कोरियोलिसिस फोर्स आता है। ज्योग्राफी फिजिक्स मिलेगा आपको, मैथमेटिक्स के कई सारे पॉइंट मिलेंगे वहाँ पर, केमिस्ट्री मिलेगी, बायो मिलेगी, इकोनॉमिक्स मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, सारा कुछ ज्योग्राफी मतलब अपने आप में एक संपूर्ण सब्जेक्ट है। आप गहन में जाके देखिए तो खैर घबराइएगा नहीं, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, उसको हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे। जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, अन्य सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, वैसे आज हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि आखिर है क्या। ठीक है, आपको कतई नहीं घबराना, हम लोग आज अच्छे से आज क्लास करेंगे और आज हम बिंद श्रेणी के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो आज का मोटिवेशन थाट है दोस्तों, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास को बड़े आराम से करेंगे। तो जैसे मैं हमेशा कल की क्लास में हमने कहा था कि शिक्षा शब्द क्या है, शिक्षा से क्या हमारा तात्पर्य है, शिक्षा को हम किस नज़र से देखते हैं, शिक्षा क्यों जरूरी है। तो वैसे ही आज मैं फिर वही बात करता हूँ, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी। लोग को जब पढ़ने का कहा जाता है तो लोग पढ़ने के नाम से पता नहीं क्या लगता है कि आलस आने लगता है या नींद आने लगती है, या लोग को लगता है कि नहीं पढ़ते हैं, कुछ और कर लेते हैं। 10 मिनट पढ़े, 10 मिनट के बाद उनको कुछ और चाहिए होता है। मतलब शिक्षा के नाम पे लोगों को जो है कई प्रकार के बहाने देखने को मिलते हैं। शिक्षा क्या है? अपने आप में एक संपूर्ण सब्जेक्ट है। मनुष्य में जो संपूर्णता विद्यमान होती है, शिक्षा क्या करती है? उसको प्रत्यक्ष करने का प्रयास करती है। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं, आइंस्टीन ने बहुत अच्छा न्यूटन का नियम दिया। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि एप्पल गिरा, ऐसे थोड़ी होता है। कई सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, इसके बाद उन्होंने पता किया कि नहीं, ऐसा भी होता है। तो उन्होंने ये थोड़ी कहा जैसे उनका जन्म हुआ उन्होंने सोचा कि नहीं हम वैज्ञानिक बन जाएंगे, पूरे विश्व में फेमस हो जाएंगे, ऐसा नहीं था। उनके अंदर वो गुण थे उनके अंदर, लेकिन शिक्षा जब उनको मिली, शिक्षा के द्वारा वो जागृत होकर सामने आ गए। तो शिक्षा वो शब्द, वो रूप है, वो ज्ञान है, वो चीज़ है जो मनुष्य की संपूर्णता को निखारने का, उसको प्रत्यक्ष करने का प्रमाण देती है, उसको प्रयास करती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गांधी जी का ये जो मैंने कथन बताया कि शिक्षा जो संपूर्णता मतलब आपको प्रत्यक्ष करने का प्रयास करती है, मनुष्य में अंदर संपूर्णता होती है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। और दूसरा एक कथन महात्मा गांधी जी का है कि सच्ची शिक्षा वह है जो अज्ञान रूपी अंधेरे में बैठे हुए मनुष्य को ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास करती है, ले जाती है। शिक्षा वो सच्ची शिक्षा होती है। शिक्षा तो कई प्रकार की दी जाती है, लेकिन कुछ शिक्षा होती है कि लोग पढ़ते लिखते बहुत है लेकिन दूसरों को कुछ नहीं दे पाते, वो ऐसे ही जड के जड रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता। शिक्षा होते हुए भी अशिक्षित की तरह व्यवहार करते हैं, कोई मतलब नहीं, समाज के लिए कोई योगदान नहीं कर पाते हैं। तो वैसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, शिक्षा वो हो जो खुद से ज्यादा दूसरों के काम आए। ठीक है, आप तो हैं ही, दूसरों के भी काम आने चाहिए। जैसे कि मैं एक पंक्ति पढ़ रहा था, बहुत अच्छी पंक्ति है, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, उसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। धूप का जंगल नंगे पांव एक बंजारा करता क्या। धूप का जंगल है, नंगे पांव एक बंजारा करता क्या। जंगल जंगल आग लगी थी, छाया तर से छाया को, पत्ता पत्ता सूख चुका था, पेड़ बेचारा करता क्या। अज्ञान रूपी अंधेरे में ज्ञान पिपासा करता क्या। आप समझिए शब्दों को कि मैंने क्या आपको बताया है कि जब मैंने कहा कि जंगल जंगल, जैसे मैंने बताया ना कि आपको धूप का जंगल था, नंगे पांव एक बंजारा करता क्या। अगर मान लीजिए धूप का जंगल, चारों तरफ जंगल है, अगर नंगे पांव चल रहा है तो उसको क्या करेगा बेचारा, एक जगह बैठा रहेगा, नहीं चल सकता वो, क्योंकि भाई चलने के लिए उसके
पैर में तपन होगी, वो चल नहीं सकता है। तो फिर मैं दूसरी बात बताई कि जैसे रेत का दरिया, रेत ये शब्द मैंने बताया नहीं था, रेत का दरिया, रेत का झरना प्यास का मारा करता क्या। अगर रेत का दरिया है, रेत का झरना है, अगर प्यास है तो क्या करेगा, रेत को पिएगा, नहीं हो सकता ना। जंगल जंगल आग लगी थी, छाया तरसे छाया को, जंगल जंगल चारों तरफ मतलब सूर्य की रोशनी आ रही, कहीं पेड़ पौधे नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। छाया तरसे छाया को, छाया एक व्यक्ति है जो छाया के लिए तरस रहा है, छाया तरसे छाया को। पत्ता पत्ता सूख चुका है, पेड़ बेचारा करता क्या, पत्ते सूख चुके हैं पेड़ के, बेचारा कैसे पेड़ दूसरों को क्या कहते हैं अपनी छाया दे सकता है। पेड़ कितना जनरस होता है, जो वृक्ष होते हैं जनरस होते हैं, खुद अपने लिए नहीं दूसरों के लिए वृक्ष छाया देते हैं, फल देते हैं। जब फल लग जाते हैं तो कैसे आप झुक जाते हैं। वैसे हमको उदारशील व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति बनना चाहिए कि जैसे पेड़ अपने आप को झुका ले, सीखो उनसे, पेड़ से झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं कि भैया फल जो हमारे लिए नहीं, आपके लिए मैं ये फल निकले, मैं अपने लिए नहीं करना चाहता हूँ कि आप, मैं अपने लिए मुझे यूज करना है नहीं। अज्ञान रूपी अंधेरे में ज्ञान पिपासा ज्ञान पिपासा करे क्या, करता क्या। तो अज्ञान रूपी अंधेरे में बैठा हुआ, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, चारों तरफ अज्ञानता है, कोई उसे ज्ञान देने वाला, ज्ञान की पिपासा है, ज्ञान चाहता है, वो ज्ञान को लेके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, उसको जो है ज्ञान देने वाला कोई नहीं है ना वहाँ पे। तो आप वहाँ पे समझिए ज्ञान देने वाला कोई है नहीं, तो ज्ञान पिपासा करता क्या। तो ये पंक्तियाँ मैंने आपको बताई हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिला होगा। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई हो, क्योंकि मैं जैसे भी एक बार पिछली क्लास में जब मैंने लोगों को बता रहा था, तो जो वहाँ पे पता चला कि बच्चे बोले कि आप सर गुस्से में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैं बच्चों, बात ये रहती है कि मैं हमेशा ऐसे रहता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि आपको जो है ये मतलब मेरा ये नहीं कि मैं आपको गुस्से में पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने मन से खुशी से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा मेरा मतलब चेहरा कैसा मतलब गेस्चर पोस्टर रहता है कि लगता है कि मैं थोड़ा गुस्से में नहीं रहता हूँ। ऐसा कुछ गुस्से का कोई ऐसा औचित्य नहीं है। अभी जो है क्या हुआ कि अभी तकरीबन आज 7 तारीख है और जो है हम लोग 3:30 बजे वीडियो को शूट कर रहे हैं। मैं एक्चुअली लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया हुआ हूँ, तो वहाँ पे जो क्या रहता है कि अभी मैं इसलिए नहीं शूट कर पाया था क्योंकि मुझे शूट करके ही जाना था, क्योंकि अभी लाइट नहीं थी। लाइट ना होने की वजह से हम लोग को यहाँ पे जो ब्लर दिखता है, बोर्ड सही से दिखता नहीं, इसलिए मैं वेट कर रहा था लाइट का कि लाइट आए तब मैं वीडियो शूट करूँगा, इसके बाद मैं जाऊँगा लाइब्रेरी, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए पहले टाइम जो निकाला है उसको करूँगा। नहीं कर, क्योंकि मैं शेड्यूल जो बना के चल रहा हूँ, बच्चों के लिए पहले कुछ करना है, पहले मुझे एक वीडियो शूट करना है, उसके बाद ही मैं जाऊँगा। नहीं तो मैं आज नहीं करता, कल कर देता, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बना दिया था कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है, उसके बारे में प्रैक्टिकली एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देखिएगा। अभी उसको भी नहीं अपलोड किया मैंने। तो ये चीज़ें क्या रहती हैं कि मैं अपना टाइम निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं जाना है। पहले मैं सोचता हूँ कि पहले बच्चों के लिए बना दूँ, इसलिए मैं रुका था। अच्छा, शाम को 6 बजे आना पड़ता है, फिर मुझे थोड़ा सा टीचिंग के लिए जाना पड़ता है, तो काफ़ी स्ट्रगल है। लेकिन मैंने कि नहीं करना छोड़ दूंगा, क्या है, बच्चों का प्यार नहीं मिल रहा है, बच्चे लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं करें, पढ़ाओ झंडा छोड़ो, उसका झंझट छोड़ो, ऐसा नहीं है। मुझे दिन प्रतिदिन चीज़ें अच्छी लगने लगी, पहले भी अच्छी लगती थी, पढ़ा मैं बहुत दिनों से टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अभी भी। तो बच्चों, एक बहुत बड़ी घटना, जैसे आपको न्यूज़ वगैरह में, अखबार वगैरह में, न्यूज़ चैनल में आपको देखने को मिल रहा है कि टर्की और सीरिया में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, नेचुरल डिसास्टर हुआ, 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए, भूकंप आया। हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आखिर हमें जानना चाहिए भूकंप क्या होता है, कौन सी गतियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक का कौन सा मूवमेंट होता है, कौन सी वेव होती हैं जो ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही है, लेकिन इस बारे हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन भगवान से उन लोगों की, जो लोग वहाँ पर उनकी डेथ हो गई, उनकी आत्मा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको जो है उनको अपने शरण मिले भगवान। ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक बहुत बड़ा हादसा था वहाँ पे, वाकई में जो है अपने आप में बड़ी बात है, नहीं होना चाहिए था। छोड़ो, जो होने को कौन टाल सकता है, जो होना था हुआ, नेचुरल डिसास्टर था। कहीं ना कहीं इसमें मानव का बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहता है। हम लोग ज्योग्राफी में इस चीज़ को जानेंगे कि जो भूकंप होता क्या है, भूकंप में आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है, कैसी क्या चीज़ें होती हैं जिससे इतनी बड़ी मान हानि, मतलब बड़े जनधन की हानि होती है, बड़ा लोग मर जाते हैं। 7.8 तीव्रता का होता है, तीव्रता क्या होती है, सारा हम लोग ज्योग्राफी में जान जाएंगे, ताकि हमको कभी पता चले कि ऐसा हुआ तो आखिर क्यों हुआ है, कौन सी ऐसी प्लेट में प्रॉब्लम मूवमेंट हुआ, ऐसी क्या संभावना हमारे देश में बन सकती है, ऐसा क्या कभी कोई सेंटर है हमारे देश में भूकंप आने की संभावना है। तो ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत बातें हो गई, क्योंकि मैं क्लास के बीच में बात नहीं करता, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ बच्चे बात नहीं करता, इसलिए मैं पहले पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग बिंद सत्पूर्ण श्रेणी पढ़ेंगे, उसमें जो है आज हम लोग बिंद श्रेणी के बारे में जानेंगे। ये मैप आप देख रहे होंगे,
इसमें हम लोग जो है यहाँ पे अरावली रेंज रहेगा, यहाँ पे अरावली रेंज है, ठीक है। अरावली रेंज को हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बिंद श्रेणी है, इसके बीच में नर्मदा भ्रंश है, नर्मदा नदी बिंद सतपूर्णा के बीच में क्या है, एक फॉल्ट है जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं, भ्रंश फॉल्ट मतलब भ्रंश कहते हैं। इसके बीच में नर्मदा नदी निकलती है जो कि भ्रंश से होकर निकलती है। पूछता है कि किन दो पहाड़ियों की, नर्मदा किन दो पहाड़ियों के बीच से गुजरती है, किन दो श्रेणियों के बीच से, तो बिंद सतपूर्णा श्रेणियों के बीच से, भ्रंश घाटी से, ठीक है ना। ये जहाँ जबलपुर में आपको बहुत फेमस उदाहरण देखने को मिलेगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा इस बारे में। सतपूर्णा और यहाँ पे जो है अजंता की, यहाँ पे जो है अजंता की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, लगभग यहाँ पे इनके बीच में जो ताप्ती नदी एक भ्रंश के रूप में बहती है, ठीक है। तो इतना आप समझिएगा इस चीज़ को। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका विस्तार कहाँ से, गुजरात से लेकर यहाँ बिहार तक ये फैला हुआ है। कौन, बिंद श्रेणी। इसका लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, 1300 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। और इसकी जो ऊंचाई है 700 मीटर औसतन ऊंचाई है। ऊंचाई जो रहती है औसतन रहती है, ठीक है ना, पूरी ऊंचाई हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। औसतन ऊंचाई 700 मीटर है। नर्मदा भ्रंश जो है इसका जो उत्तरी ढाल है मंद है, जो नर्मदा भ्रंश है उसका उत्तरी ढाल मंद है, लेकिन दक्षिणी ढाल तीव्र है, मतलब खड़े ढाल की तरह ऐसे करके है, लगभग ऐसे करके है। इसका ये वाला ढाल मंद है, लेकिन ये वाला ढाल आप तीव्र देख खड़े ढाल की तरह है, तो तीव्र ढाल है इसका, दक्षिणी ढाल, ठीक है ना, याद रखिए दक्षिणी ढाल। उत्पत्ति इसका क्या हुआ था, इसका बिंधन भूसन्नति से इसकी उत्पत्ति हुई थी। बिंधन भूसन्नति क्या है, मतलब बिंधन जियोसिंक्लाइन के बारे में मैंने बता भी दिया था पहले आपको, कल की क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था, जो पिछली हमारी ज्योग्राफी क्लास थी। आपको समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो में जो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, वहाँ पे जाके आप जो है विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा तो हम आपको जो है बताएंगे। इसमें जो संरचनात्मक रूप से इसको देखा जाए तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बना हुआ है। तो यहाँ बलुआ पत्थर मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा। इसीलिए क्या है, बिंद श्रेणी के आसपास जो है आपको जो है सीमेंट की फैक्ट्री मिलती है, जैसे मैहर वगैरह में जब आएंगे, मैहर में बड़े चूने के सीमेंट की फैक्ट्री, क्योंकि उनके लिए कच्चा माल मिल रहा है, बलुआ पत्थर चूना पत्थर, ठीक है। तो यहाँ पे बलुआ चूना पत्थर जो है कच्चा माल है, किसके लिए, सीमेंट वगैरह के लिए। महान जल विभाजक का काम करती है। कैसे, महान जल विभाजक अकेले काम नहीं करती है, बिंद सतपूर्णा दोनों श्रेणियां मिलकर महान जल विभाजक का काम करती हैं, जो कि हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को अलग अलग करती है। मतलब ये दोनों क्या कर देती है, हिमालय ऊपरी वाले नदी तंत्र को और निचली वाले नदी तंत्र को, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को अलग अलग करने का काम करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो वर्षा होती है, यहाँ पे वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से यहाँ वर्षा होती है। कैसे कि जब यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, यहाँ पे ऐसे करके आ जाता है, ठीक है। यह अरेबियन सी है, अरब सागर बच्चे, ये अरब सागर दिख रहा होगा। यहाँ पे केरला में सबसे पहले आता है ये मानसून, ठीक है ना, सबसे पहले केरला में जब यहाँ पे आ जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है तो दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक शाखा अरब सागर की शाखा, दूसरी शाखा ऐसे करके जाती है जो क्या कहलाती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये दोनों शाखाओं के द्वारा यहाँ वर्षा होती है, ठीक है ना, इस बात को दिमाग में रखना है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा और जो है किसके शाखा के द्वारा, ये अरब सागर की शाखा के द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है। औसतन वर्षा कितनी होती है, वार्षिक वर्षा, वार्षिक देखेंगे 90 से 110 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, सेंटीमीटर में देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं उपोष्ण वन पाए जाते हैं, मतलब इस पहाड़ी के निचले भागों में उपोष्ण वन पाए जाते हैं, और ऊंचाई में अधिक ऊंचाई पर कौन से वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। इस बात को आपको जो है दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ पे बिंद श्रेणी है, बिंद पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल, ठीक है। विंध्याचल हमारी यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है विंध्याचल, ये बिंद पहाड़ी पर ही है। भारनेर की पहाड़ी है, मांडेर की पहाड़ी है, मिर्जापुर की पहाड़ी है और कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पे इतनी पहाड़ियाँ आपको कहाँ से मिलेंगी, मतलब यहाँ पे क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर ये पहाड़ियाँ, बिंद मिलेगी, भारनेर मिलेगी, बांडेर मिलेगी, मिर्जापुर की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी। मिर्जापुर इसी मिर्जापुर पहाड़ी में बसा हुआ है, इतना आपको जानना है। ये नर्मदा नदी हो गई, जो कि ये क्या कहते हैं, बिंद श्रेणी हो गई, और ये यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे सतपुड़ा की श्रेणी है, क्या है, सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा की श्रेणी, ठीक है। ये सतपुड़ा की श्रेणी है। इसमें राजपीपला की पहली पहाड़ी पड़ेगी, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर। फिर गाबिलगढ़ मिलेगा, महादेव की पहाड़ी, मैकाल पर्वत, ठीक है। महादेव की पहाड़ी में धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, इस पे जो है क्या है, इसी धूपगढ़ चोटी में बना हुआ है, क्या बना हुआ बच्चे, इसी धूपगढ़ चोटी में क्या है, अपना पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी से गए थे, पंचमढ़ी है जो एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है और एक हिल स्टेशन भी है, हिल स्टेशन भी है। इसके बारे में भी जो हम लोग जब बिंद श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ जब आ गया इसका नाम। मैकाल श्रेणी है, मैकाल पर्वत श्रृंखला जो छत्तीसगढ़ में, इसी में जो है
अमरकंटक जो है इसकी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है, ठीक है बच्चे, ऊंची चोटी है अमरकंटक। इसी से सोन नदी निकलती है। मतलब ऐसे में अगर देखूं, इसे मैघाल पर्वत से कौन कौन सी क्या क्या निकलता है तो ऐसे बना लेते हैं। उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है, दक्षिण की ओर नर्मदा नदी, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है, और दक्षिण की ओर इंद्रावती नदी निकलती है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे इंद्रावती नदी निकलेगी, इंद्रावती, छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ बच्चों, देखिएगा थोड़ा इंद्रावती लिखा है, अगर धुंधला आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा चीज़ें, क्योंकि मेरे पर जितना सोर्स है उसी से मैं आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। इंद्रावती, ऊपर की ओर सोन नदी, सोन नदी उत्तर में जाएगी, सोन नदी, और इधर नर्मदा नदी, ये आपको नर्मदा नदी दिख रही होगी, ये उत्तर की ओर मैकाल पर्वत से अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। इसको दिमाग में रखना है। इधर साइड में आपको जो पहाड़ियाँ दिख रही होंगी, यहाँ पे, कहाँ पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे आपको जो पहाड़ियाँ ये दिख रही है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। किसकी पहाड़ी? झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद ताप्ती नदी, अजंता की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच में से ताप्ती नदी गुजरती है। ताप्ती भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी से ताप्ती नदी गुजरती है। इस बात को अब दिमाग में रखना है, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा आपको कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है। ब्लॉक पर्वत, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे थे। प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमारी शॉर्ट वीडियो में इसके पहले रिकॉर्ड करी थी, उसमें भी आप जाकर देख लीजिएगा। हमारा शॉर्ट वीडियो में भी रहेगा, हम अलग से अपलोड कर देंगे, उसमें भी आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है। नाम है ब्लॉक पर्वत, किसी चीज को ब्लॉक कर देगा खड्ड की तरह। इसे भ्रंशोत पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि इस भ्रंश लाइन के सहारे इसकी उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसे भ्रंश पर्वत कहते हैं। भ्रंश पर्वत क्या होता है? भ्रंश क्या होता है? इसे इंग्लिश में फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? FAULT, फॉल्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए चट्टान है, चट्टान में दो बल लगते हैं, तनाव मूलक बल लगे, तनाव लगते हैं तो चटकन एक फॉल्ट पड़ जाता है ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे करके मान लीजिए इधर वाला फोर्स लगा, इधर वाले पर दो फॉल्ट पड़ गए, दोनों फॉल्ट पड़ गए तो इतना वाला जो पार्ट होता है सबडक्ट हो जाकर नीचे चला जाता है, ऐसे करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये वाला नीचे चला जाएगा तो यहाँ गड्ढा टाइप का, मतलब आपको लगेगा घाटी टाइप का बन गया है, और ये पार्ट उठ जाएगा, ये चीज़ तो भ्रंश, ये क्या कहलाएंगे? नीचे वाला पार्ट भ्रंश घाटी कहलाएगा, ऊपर वाला पार्ट जो उठा हुआ भाग रहेगा वो क्या कहलाएगा? भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहलाएगा, ठीक है ना। इसका उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नर्मदा भ्रंश है, यहाँ पे बिंद पर्वत, यहाँ पे दो चीज पहले जुड़ी हुई थी, इनमें दोनों है ऐसे फोर्स लगा, मान लीजिए तनाव मूलक बल लगा, ये जो बीच का पार्ट था ये सबडक्ट होकर नीचे चला गया, ऐसे करके सबडक्ट हो गया, ठीक है ना। जैसे नर्मदा भ्रंश का निर्माण हुआ है, इसी से होकर जो है नर्मदा नदी बहती है। और इधर सतपुड़ा और अजंता जुड़े हुए थे, इससे इनमें भी फॉल्ट हुआ, इसमें से पार्ट सबडक्ट हो गया और ये जो है ताप्ती भ्रंश बन गया, जो कि इसमें से ताप्ती नदी होकर बहती है। तो इतना आपको समझ में आ गया। यही जो तनाव मूलक बल भ्रंश जो ये होता है, प्लेट का अपसारी, प्लेटों में अपसारी गति होती है, इसी कारण होता है। अभी हम जो है इसको आपको प्रैक्टिकल के रूप में आपको जो है दिखा देते हैं, प्रैक्टिकल करके चीज़ें आपको जो है समझा देते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपको रॉक दिख रही होगी, ये रॉक है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमने एक रॉक मान लिया है ये, ठीक है। इसमें जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका? आपको ये फॉल्ट दिख रहा है, जो मैंने आपको बताया था भ्रंश है, ठीक है ना। भ्रंश जो मैंने वहाँ पे मैप में बताया था आपको, ये भ्रंश है जिसे फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। ये एक रॉक है, इनमें दो है भ्रंश पड़े हुए हैं। अब इसमें जो हम तनाव मूलक बल लगा देंगे, कैसा तनाव मूलक जब हम बल लगाएंगे, इसी के मान लीजिए दो ये जो ये इधर दो रॉक में हम लोग तनाव मूलक एक बल लगा देते हैं। जैसे हम तनाव मूलक इसमें बल लगाएंगे, क्या करेंगे? तनाव मूलक बल लगाए और इसमें जो है क्या हुआ कि तनाव मूलक बल लगाने से जो बीच का पार्ट था सबडक्ट हो गया, नीचे चला गया, ठीक है, नीचे चला गया ना। आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि नीचे वाला भाग जो है, यहाँ पे जो है ये वाला भाग, हम यहाँ पे देखिए आप, ये वाला भाग जो उठा हुआ भाग है, ये नीचे चला गया भाग, जो भाग नीचे चला गया है उसे कहते हैं भ्रंश, भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये जो ऊपर उठा हुआ भाग आपको दिख रहा है, क्योंकि हमने इनमें तनाव मूलक बल लगाया, ऐसे करके तनाव मूलक जब बल लगा दोनों तरफ से, तो इसमें चटकन पड़ गया, मतलब फॉल्ट पड़ गया दोनों तरफ। और फॉल्ट से मैंने बताया ना, हर चीज़ का एक वीक पॉइंट होता है, तो यहाँ से मतलब यहाँ पे जो है चटकन पड़ा, मतलब फॉल्ट पड़ गया, उसी फॉल्ट के सहारे इस पर्वत की उत्पत्ति, इसीलिए इसे भ्रंशोत पर्वत कहते हैं, या हम ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। तो ये ब्लॉक पर्वत, ये बिंद हो गया, सतपुड़ा हो गया, इसी के बीच में जो है ये भ्रंश घाटी है, जिसे नर्मदा भ्रंश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बीच से नर्मदा नदी गुजरती है। नर्मदा नदी कहाँ पर मिलती है? आपको उदाहरण मिलेगा जबलपुर में, आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा।
इसके बेस्ट उदाहरण जो है विश्व में भी आपको मिलते हैं। जैसे कि आपको जो है, आप वहाँ पे जाएंगे, आप वहाँ पे देखेंगे पाकिस्तान में साल्ट रेंज साल्ट रेंज घाटी है, साल्ट घाटी वो इसी का उदाहरण है। मतलब ये इसी जो है तनावमूलक बल से जो है आप सारी गति से जो है इसी का इसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे करके आपको जो जर्मनी में आपको मिलेगा फॉरेस्ट मिल जाएगा, आपको ब्लॉक फॉरेस्ट मिल जाएगा। यूएसए में आप जाएंगे तो यहाँ पे सियरा नेवदा मिलता है, पूछता है कि कैसा उदाहरण है, ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ऐसे करके आपको जो है मिलता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके जो है चीज़ें दिखा दी कि हमने फोर्स लगाया और जो सबडक्ट हुआ, सबडक्ट नीचे वाला जो फॉल्ट लगा, फॉल्ट के सारे नीचे वाला पार्ट सबडक्ट हो गया और ऊपर जो है पर्वत का निर्माण हो गया। जो ऊंचा हुआ भाग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये उठा हुआ भाग, ये ऐसे करके हमने एक रबड़ लिया था, इसके द्वारा आपको दिखाने का प्रयास किया कि आपको चीज़ समझ में आ जाए कि आगे भ्रंशन होता क्या है, भ्रंश क्या होता है, तनावमूलक बल क्या होता है, कैसे एक पर्वत का निर्माण हो जाता है और नीचे से चीज़ सबडक्ट हो जाती है। वाकई ऐसी चीज़ हुई थी, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया, नीचे पार्ट सबडक्ट हो गया। नीचे क्या रहता है, क्योंकि ये जैसे मान लीजिए ये जो चीज़ें रखी हुई है, आप समझिए जो पीला पीला आपको दिख रहा है, ये स्टेनोस्फीयर है। मतलब कि एक मतलब ऊपर जैसे पहाड़ नहीं होता कि हम लोग नदी में कोई पत्थर डालते तो तैरता रहता है, लकड़ी डालते तैरता है, उसी प्रकार हमारी जो क्रस्ट है वो स्टेनोस्फीयर में, मतलब द्रव मंडल में, दुर्बलता मंडल में तैर रही है। मतलब एक द्रव में नीचे मैग्मा भरा हुआ उसमें तैर रही है। ठीक है, जब तैर रही है तो हम लोग जैसे जैसे फॉल्ट लगाए कट के नीचे चला गया। जो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, नीचे नीचे आपको दिख रहा है हल्का सा, इस क्या हो जाएगा, नीचे मैग्मा भरा हुआ है उससे पिघल के नीचे चला जाएगा और ये प्रोसेस होकर आगे बढ़ेगा, पिघलता हुआ आगे जाएगा और आगे जाके जो है एक प्रकार का जो है उद्भेदन नाम का ज्वालामुखी, उद्भेदन ज्वालामुखी बन जाएगा और ऐसे करके जो है जो नीचे मैग्मा है वो ऊपर आ जाएगा लावा के रूप में। इससे फिर भी फॉर्मेशन का, फिर पहाड़ पर्वत इनका पठार इनका भी निर्माण होना चालू हो जाता है। तो इनमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। अभी जैसे भूकंप आया है तो ये अपसारी गति के दौरान हुआ है। अपसारी गति से जो है निर्माणकारी पर्वत, निर्माणकारी पठार, निर्माणकारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। निर्माणकारी, ठीक है ना। निर्माणकारी स्थलाकृतियों में क्या होता है बच्चे कि इसमें जो है भूकंप ज्वालामुखी तो आते हैं लेकिन विनाशकारी नहीं होते हैं। लेकिन अभिसारी सीमांत के द्वारा जो होते हैं, अभिसारी मतलब जब दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर जब कैसे फोर्स संपीड़न फोर्स लगाती है, मतलब एक दूसरे को संपीड़ित करती हैं, एक दूसरे की ओर जो एक दूसरे के डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं, तब उसमें से क्या होता है, तब वहाँ पे जो है संपीड़न। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे संपीड़न फोर्स लगता है। क्या लगता है वहाँ पे आपको, संपीड़न फोर्स आपको देखने को मिलेगा, संपीड़ित कर दी जाती चीजें, संपीड़न फोर्स लगता है। तो वहाँ पे जो है उससे जो भूकंप आते हैं वो बहुत खतरनाक भूकंप होते हैं। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको जो है सारी तरह से पूरी तरह से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।